है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाई है उसके बारे में आपको बताना है 2019। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहां पर अपना एक विज्ञापन कर लूं। आप मान लीजिए विज्ञापन ये है कि देखिए कितना सीधा साधा प्रश्न है कि जो गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी स्टेप्स लिए हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को चुनौतियों से बचाने के लिए। सीधा कह रहा है। तो दो बात यहां पर आनी चाहिए, इनके लिए चुनौती क्या है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए चुनौती अभी मैंने आपको बताया, उत्पादन से खेत तक जो वैल्यू चेन होता है उसको डेवलप बेहतर ढंग से हिंदुस्तान में नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो पॉइंट मैंने बताया। अब देखिए समाधान हेतु भारत सरकार, तो भैया विज्ञापन यही है, इकोनॉमिक सर्वे आप पिछला वाला जाकर के चेक करिएगा, लिखा रहता है, आप एक बॉक्स में दिया रहता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और पूरा का पूरा डिटेल कि भारत सरकार क्या क्या नीति अपना रही है। याद रखें, कल ही मैंने प्लस वाले बच्चे बताएंगे, कल ही मैंने ये टॉपिक कराया। तो अब सर्वे आने वाला है 31 तारीख को, धमाकेदार। तो आप तैयार रहिएगा इन प्रश्नों को हल करने के लिए। तो हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं कुछ इसी प्रकार की चीजें। अब इसके बाद दूसरा है और हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद क्या है, ये देखिए अगला क्वेश्चन आया 2020 में, देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां एवं अवसर क्या, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री। देखिए फिर वही रिपीट कर लिया, इधर देखिए चुनौतियां लोग कहते हैं यूपीएससी, यानी जिसने प्रीवियस ईयर्स पर घुस करके काम किया ना, सिलेक्शन उसी का होगा। खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है। अब देखिए आइए क्या कह रहा है, खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करके कृषकों की आय में ऑब्वियस वृद्धि होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि फूड प्रोसेसिंग का जो उद्योग है वो चलता है एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल पर, कच्चे माल पर। ठीक है, तो ऑब्वियस है किसानों की आय तो बढ़ेगी। तो प्रोत्साहित कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इधर देख लीजिए, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम 2021 में भी नहीं आया है, 22 में आ रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो जो 2022 में पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए यह क्वेश्चन अभी से आउट हो रहा, प्रीलिम्स के लिए तो आ ही सकता है। तो आप देख सकते हैं, यानी ये आपका अब इसके बाद एक मॉडल क्वेश्चन, यानी 2022 में जो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम का उद्देश्य क्या है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत को उत्पादन, विपणन और ब्रांडिंग की समग्र रणनीति की आवश्यकता विवेचना कीजिए। यानी आप देख सकते हैं पीएलआई का उद्देश्य क्या है, खाद्य प्रसंस्करण। तो आइए देखते हैं पीएलआई का उद्देश्य क्या है। उन खाद्य विनिर्माण संस्थाओं को प्रोत्साहन देना जो क्या करती हैं, यानी जो क्या करती हैं, भारतीय ब्रांडों को विदेशों में प्रसिद्ध करती हैं। ठंडा मतलब कोको कोला। तो कुछ इस प्रकार का काम जो करती हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा वैश्विक खाद्य विनिर्माण जो चैंपियंस हैं, यानी जो भारत के मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट इनका करते हैं, उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, याद रखिएगा। इसके साथ साथ वही हो गया फिर से भारतीय ब्रांड को मजबूत करना, और इसके अलावा कृषि क्षेत्र से अलग रोजगार का सृजन करना, कृषि क्षेत्र से अलग रोजगार का सृजन करना, यह भी इसका लक्ष्य है। तो अब यूपीएससी के उस प्रश्न को ध्यान करिए जिसमें क्या पूछा गया है कि भारत को जिन जॉबों की दरकार है, यानी भारत को जिन रोजगार की आवश्यकता, वो रोजगार कहां से आएंगे। तो वो रोजगार कहां से आएंगे, आप देख सकते हैं इस पीएलआई स्कीम से आएंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है। तो उस क्वेश्चन में भी एक पॉइंट उछल करके चला जाएगा, या भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि ऐसे आया था, तो भारत में जीडीपी के साथ एम्प्लॉयमेंट कैसे हो, तो इसका एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग पीएलआई स्कीम, एक पॉइंट आप डाल दीजिएगा। तो ये सारे हो गए, याद रखिएगा। अब देखिए फिर क्या लिखा हुआ, कृषि उपज के लाभकारी मूल्य। ऑब्वियस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मजबूत होगी तो किसानों की जो फसल है उसकी बेहतर कीमत मिलेगी, और वह किसान ही इसे पैदा करते हैं, नकदी फसलें हैं, तो कहीं न कहीं किसानों को ज्यादा लाभ होगा और किसानों को अधिक आय मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, और यही प्रश्न 2020 में आया है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां क्या है, इसको प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है। तो कैसे में मैंने बताया पीएलआई, और पीएलआई के साथ साथ यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फूड चेन है, यानी जो इसका फूड चेन सिस्टम है, याद रखिएगा, जो मूल्य श्रृंखला है उसको हमें मजबूत करना है, ध्यान रखिएगा। तो पीएलआई हो गया, प्लस हम इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, और यूएस का एग्जांपल आप दे दीजिएगा। और फिर इसके बाद हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं कि जिन राज्यों ने बेहतर किया है उनके यहां पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत बेहतर चल रही। क्या बेहतर किया है, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये जो सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का अमेरिका का मॉडल था, अब यहां पर बताया गया, अगर इस कोरिलेशन को हम माने जो अमेरिका में स्टडी की गई है,
अगर इस कोरिलेशन को, यानी संबंध है ना कि जो आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में, फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आप 1% इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके कुल उत्पादन में 0.06 की वृद्धि हो जाती है केवल 1% करने से। आप और अधिक करिए तो अलग चीज है। तो क्या यह रिलेशन हिंदुस्तान में देखा जा रहा है भाई कि यह केवल उनका अध्ययन है? कहा गया यस, अगर हम हिंदुस्तान में इस कोरिलेशन को, इस संबंध को देखें तो हम देखेंगे कि आंध्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने जहां इस क्षेत्र में बेहतर इन्वेस्टमेंट किया गया है वहां पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत बेहतर कार्य कर रही है। याद रखिएगा, और इसको प्रमाणित किया गया कि ये राज्य कर रहे हैं कि नहीं फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट। तो देख सकते हैं यहां पर एक सूचकांक आता है, सुशासन सूचकांक, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21, इसको आप सर्च कर लीजिएगा पीटी के लिए भी, ठीक है ना। बट अभी मैं यहां पर एनालिसिस कर रहा हूं। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट का यहां पर जिक्र किया गया और यह कहा गया है कि ये राज्य आंध्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज पैरामीटर में शीर्ष स्थान पर है, जिसमें ग्रामीण आवासों से कनेक्टिविटी में सबसे अधिक सुधार हुआ। जरा देखिए, ग्रामीण आवासों का मतलब क्या होता है कि इन्होंने शहरों को गांवों के साथ जोड़ने के लिए सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। यह कौन कह रहा है? यह कह रहा है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 हिंदुस्तान का। तो इसका मतलब है कि अमेरिका में जो स्टडी हुई है कि अगर हम सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हैं तो याद रखिएगा खाद्य निर्माण में इतने की वृद्धि होती है। यह जो कोरिलेशन दिखाया गया है वो भारत के संदर्भ में भी पूरी तरह चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा है तो इस प्रश्न पे आइए, कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी भैया, बिल्कुल होगी। और आप इसी आधार पर इस पूरे टॉपिक को एनालाइज कर सकते हैं। आपके सामने हो गया। अब इसके बाद अंत में जो बड़ा फोकस किया गया है वो इस टॉपिक में कि उत्पादन के लिए, यानी सबसे पहले उत्पादन पर फोकस किया गया कि भाई देखो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर डेवलप करो। फिर इसके बाद कहा गया कि ये तो उत्पादन के लिए हो गया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, पहले बेहतर फसलों में, फिर उसको बेहतर जो है वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग, जैसे फूड प्रोसेस पार्क बनाना, जिसको हम फूड पार्क कहते हैं, खाद्य पार्क, इस प्रकार की चीजें। अब इसके बाद आते हैं, अच्छा क्या एक संकल्पना को हम लोग यहां जीवित कर सकते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम सर की जो संकल्पना थी, मुझे याद आया किस चीज के लिए मैं बताने जा रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम सर का जो प्लान था पूरा, प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी शहरी सुविधाओं को गांव के समूहों में प्रवेश कराओ। तो वह इस उद्देश्य से आया था कि अगर हम शहरी सुविधाएं, चाहे बैंकिंग हो, रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन सेंटर हो, बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो, अगर इनको हम स्थानीय स्तर पर डेवलप कर दें, 50 गांव के बीच में एक ऐसा कोई छोटा सा शहर, जो शहर और गांव के बीच की स्थिति हो, तो शायद गांव से शहरों की तरफ जो प्रवासन हो रहा है, जिसके कारण से शहरों पर प्रेशर है और अन्य समस्याएं हैं, तो वह कम होगा और विकास भी समावेशी होगा। तो क्या हम लोग यहां पर उस कॉन्सेप्ट को ला सकते हैं कि हम पूरा योजना के तहत यानी हम पूरा मेगा फूड पार्क योजना बना सकते हैं कि नहीं? पूरा मेगा फूड पार्क। अब ये आप कहेंगे कि भाई मेगा फूड पार्क का एक अपना सरकार का क्राइटेरिया, बहुत बड़ा एरिया नहीं, मैंने इसलिए पहले पूरा मेगा फूड पार्क, यानी हमें क्या करना है कि 50 गांव के बीच में एक फूड पार्क डेवलप करना है, जहां पर क्या हो, यानी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो भी नीड होती है, यानी उत्पादन को खरीदने के बाद उनको प्रोसेस करना और उत्पादन और प्रोसेस के बीच में उसे कोल्ड स्टोरेज में रखना, ये सब यहां पर अगर हो तो स्वाभाविक है हम बहुत बेहतर समावेशन ला सकते हैं और किसानों की आय को और बेहतर कर सकते हैं। यह पॉइंट आप एग्री करते हैं तो प्लस बोल दीजिए यस, और मजा आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग का इंपैक्ट। तो भाई बहुत बड़ा इंपैक्ट है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। कोका कोला मतलब आपको अच्छे से पता है, तो बस यही बताया गया है। और इसमें यह कहा गया कि जो PLIS स्कीम है, उत्पाद लिंक्ड संवर्धन जो योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ जोड़ी गई, उसके कई उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी है कि भारत के फूड प्रोसेसिंग जो भी मतलब प्रोडक्ट निकलेंगे उसको हम बेहतर मार्केट भी उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए वह उनकी ब्रांडिंग पर काम करेगी, जिससे कि यूरोप, मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, जापान, इन सभी जगहों पर भारत के उत्पाद पहुंच सके, यानी ग्लोबल सप्लाई चेन का भारत एक हिस्सा बने। किसमें? फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स में। आपको अच्छे से पता है, यहां पर यह एडिटोरियल में लिखा नहीं गया, लेकिन आप सोचिए कि ये जो PLI स्कीम और क्या कर सकती है। आप लोग थोड़ा गहराई में चलिए। RCEP जो व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी समझौता रहा है, भारत ने अगर उस पर हस्ताक्षर नहीं किया, उसके अन्य कारण थे, जिसमें सबसे बड़ा था कि भाई हमारा उस RCEP में जितने भी देश हैं मैक्सिमम के साथ हमारा व्यापार घाटा था। बट क्या एक उसमें यह नहीं था कि जो भारत के दुग्ध उत्पादक हैं,
जो भारत का दुग्ध उद्योग है, डेयरी उद्योग है, वह न्यूजीलैंड या इस प्रकार के देशों के डेयरी उद्योग से कंपीट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब हम ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने उत्पादों को जोड़ नहीं सके थे, इसीलिए हमको आरसीईपी से बाहर आना पड़ा। एक रीजन ये था कि नहीं था, फटाफट बताइए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में पीएलआईएस स्टार्ट किया गया है, ये ग्लोबल वैल्यू चेन में, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। इन मार्केट में भारत पहुंचेगा ब्रांडिंग के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से, और फिर क्या होगा, भारत इस प्रकार के आरसीईपी जैसे जो क्षेत्रीय संघ होते हैं उनमें स्वाभाविक रूप से शामिल होगा। क्यों? क्योंकि तब वो कॉम्पिटिटिव होगा। आप बताइए, पॉइंट 100% IQIP हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद आता है अगला पॉइंट, यहां पर देखिएगा क्या आता है, ईजिंग एक्सेस टू क्रेडिट, यानी क्रेडिट तक आसान पहुंच उपलब्ध कराई। यानी अगला ब्रांडिंग करिए, उसके साथ साथ देखा, कहते हैं चलो भाई ब्रांडिंग मार्केटिंग तो पीएलआई के अंतर्गत है, लेकिन यह कहा गया कि जो इस उद्योग में लोग लगे हैं उनको जो धन होता है ना, बड़ी इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कहा गया क्रेडिट तक आसान पहुंच, यानी पैसे तक। तो यहां पर यह कहा गया कि सामान्य बैंकिंग के द्वारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लगे हुए उद्यमियों को ना ट्रीट किया जाए, उनके लिए। क्योंकि एक प्रोसेस हो जाता है ना, कि मतलब जो बहुत सी फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, तो उन फॉर्मेलिटीज के कारण, यानी कोलेटरल रखना है जमानत के लिए, फिर उसके बाद जो है और भी अनेकों प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, तो जो इन्वेस्टर होता है वो हतोत्साहित होता है। ईज ऑफ डूइंग बैंकों के साथ नहीं है, इसलिए यहां कहा गया कि हम पीयर टू पीयर यानी P2P ऋण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो है इस क्षेत्र को आसान ढंग से क्रेडिट यानी धन पहुंचा सकते हैं। P2P लेंडिंग, याद रखिएगा, पीयर टू पीयर लेंडिंग, ठीक है ना। तो ये इसको कहा गया स्मार्ट फाइनेंसिंग विकल्प। स्मार्ट फाइनेंसिंग विकल्प, इसका मतलब क्या होता है, इसमें कोई पेपर वेपर, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ध्यान रखिएगा, और बहुत स्पीड से इसमें लेन देन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। इतना ही आप ध्यान रखिएगा, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उधर से, यानी आपको रिस्क के आधार पर कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराया उस पर रिस्क कितना है, हाई रिस्क है तो थोड़ा ब्याज दर अधिक होगी, कम है तो थोड़ा कम, और आसानी के साथ आप तक ऋण पहुंच जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि P2P लेंडिंग आपको करनी है, और एग्जाम्पल दिया गया बड़ा सॉलिड। भाई हमारी भी मुद्रा योजना है ना, लेकिन यार हमारी मुद्रा योजना ठीक है, अच्छी बात है, बट डेटा नहीं है, क्या बोला जाए, आलोचना ऐसे क्या किया जाए, ठीक है, डेटा ही नहीं। अब देखिए यूके का एक डेटा यहां पर रखा गया, यानी यूके सरकार के स्वामित्व वाले एक ब्रिटिश बिजनेस बैंक, क्या है, ब्रिटिश बिजनेस बैंक, जैसे भारत का मुद्रा बैंक है, याद रखिएगा, ठीक है ना, मुद्रा बैंक। तो ये जो ब्रिटिश बिजनेस बैंक है, इसने 1,18,000 से ज्यादा छोटे व्यवसायों को 17.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का धन उपलब्ध कराया, फूड प्रोसेसिंग में जो काम कर रहे थे। तो यही कहा था कि डायरेक्ट, ठीक है ना, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में पैसा उपलब्ध कराया जाए। सरकार इसके लिए कुछ पॉलिसी लेके आ सकती है, याद रखिएगा। इसके साथ एक इंडिया का भी यहां एग्जांपल दिया गया है कि इंडिया में भी आरबीआई के अंदर यह काम हो रहा है, जिसको बोलते हैं ट्रेड्स, लेकिन इसको हमें कहां लाना है, यानी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में। ट्रेड्स क्या है, इसका फुल फॉर्म आप देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा, ट्रेड्स ये आरबीआई के अंतर्गत चलता है, और इसके अंदर एमएसएमई क्षेत्र में, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में क्या किया जाता है, इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कारपोरेट्स होते हैं, वो बहुत इजीली इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से एमएसएमई में ट्रेड्स जैसी स्कीम आरबीआई लेकर के आई है, उसी प्रकार की स्कीम हम यहां पर ला करके और मदद कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। तो अब बताएं मुझे, यह टॉपिक आपको मजा आया? और फिर इसके बाद वही बात यहां पर कही गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बस क्योंकि उनके पास पैसा होना चाहिए, तभी वो कर पाएंगे। और अंत में वही कहा गया कि भारत की आबादी बढ़ रही है, इसके साथ साथ लोगों की खाने की आदतें बदल रही, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी आबादी बढ़ रही है, इसके साथ साथ खाने की आदतें भी बदल रही, ठीक है, खाने की आदतें भी बदल रही हैं। ऐसे में हमें नए विकल्प खोजने होंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा। नए विकल्प क्या कि यानी आज हम कुछ भी बनाएं, चावल और गेहूं के जो भी बीज होते हैं उनको पोषक अनाज के रूप में कन्वर्ट करना है, विटामिन प्रोटीन मिनरल से कनेक्ट करना है, पौधों पर आधारित प्रोटीन का विकास करना है, याद रखिएगा, किण्वित खाद्य पदार्थों को बनाना है, हेल्थ बार जैसे चॉकलेट टाइप के आते हैं उनको बनाना है, इस यहां तक कि पालतू जानवरों के लिए भी हमें फ्रेश फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ को बनाना है। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए, एक सस्टेनेबल फूड इकोसिस्टम आप देख सकते हैं, अगर डेवलप करना है तो ऐसे में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र को चाहिए, और प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम के माध्यम से सरकार ऐसा करती दिख रही है। अब देखना है कि बजट
22-23 में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए क्या प्रावधान सरकार की तरफ से किया जाता है, याद रखिएगा। तो बस यही सारी बातें हैं। आई होप आपको